हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह से यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा अभी तक का इम्पॉर्टेंट बात बोले तो वो एरिथ्रोपोइसिस है। एरिथ्रोपोइसिस का बात करें तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस को गाइटन क्या बोलता है कि सिंपल गाइटन बोलता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब सिंथेसिस कैसे होता है, इस चीज़ को अपन बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस में। एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ हमें कंफ्यूज करता है। एक वर्ड है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब हो गया क्या, जिस एक मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ओरिजिन भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा और मैच्योरेशन भी होगा। किसका? आरबीसी का। आरबीसी बोले तो अपन एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। तो मतलब ओरिजिन होना, डेवलपमेंट होना, मैच्योरेशन होना आरबीसी का, उसे एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे, हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। क्या? हीमोपोइसिस। इसे हम हीमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। हीमेटोपोइसिस ये क्या है? यह भी प्रोसेस है, यह भी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन होता है। किस चीज़ का? ऑफ ऑल ब्लड सेल। जितने भी ब्लड सेल है, सारा ब्लड सेल का ओरिजिन होना, डेवलपमेंट होना, मैच्योरेशन होना, इसको हम बोलेंगे हीमोपोइसिस, मतलब हीमेटोपोइसिस। मतलब केवल आरबीसी के डेवलपमेंट को तो हम एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, लेकिन ब्लड सेल, पूरा ब्लड सेल के डेवलपमेंट का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को क्या बोलेंगे? हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस बोलेंगे। देखो, कुछ है जो हमें याद रखनी है, जैसे कि अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन में, अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन में, अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन का बात करें तो ये जो वर्ड है ना गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब होता है पीरियड। किस चीज़ का पीरियड? कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, मदर के वॉर्म के इनसाइड जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन। यह ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो यह 9 मंथ की होती है। ह्यूमन बॉडी में कितना? 9 मंथ की होती है। मतलब यह जो अर्ली वीक है, जो अर्ली वीक, जो गेस्टेशन पीरियड का जो अर्ली वीक है, उसमें जो एरिथ्रोपोइसिस होता है यॉर्क सैक के द्वारा होगा। अगर मिडिल ट्राइमेस्टर का बात करें, इसमें जो एरिथ्रोपोइसिस होगा तो में लीवर के द्वारा होगा, स्प्लीन के द्वारा होगा, लिम्फ नोड के द्वारा होगा। किसका? लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के द्वारा होगा। अगर लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन का बात करें, क्या लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन का बात करें, ये आफ्टर बर्थ टिल 5 ईयर, मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक, मतलब लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन से लेकर 5वें साल तक, बर्थ होने के 5वें साल तक बात करें, एरिथ्रोपोइसिस जो होगा, जितने भी बोन है ना उसके बोन में रोस होगा। अगर हम 5 साल से लेकर 20 साल तक के आदमी में बात करें, मतलब ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो वो उसमें मेम्ब्रेनस बोन के द्वारा, और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना ह्यूमरस और टिबिया का, उसके थ्रू एरिथ्रोपोइसिस होगा। अगर हम 20 साल से ज़्यादा की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो ओनली मेम्ब्रेनस बोन, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस होगा। अगर 20 साल के ज़्यादा में ओनली मेम्ब्रेनस बोन, याद रखना कि जो मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन होगा, जैसे वर्टिब्रा हो गया, एस्टर्नम हो गया, रिब्स वगैरह, इसमें क्या होता है कि यह केवल और केवल ओनली मेम्ब्रेनस बोन 20 साल से ज़्यादा वाले में एरिथ्रोपोइसिस करता है। अगर हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस में, एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप देखोगे कहीं पे भी, आप गाइटन देख लो, जीके पाल देख लो या शंभुलिंगम देख लो, हर जगह आपको एक यह आपको चार्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक होता है कि PHSC। PHSC, PHSC का मतलब क्या होता है? प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। क्या बोलेंगे?
प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। देखो इस वर्ड से क्या रिप्रेजेंट होता है ना, प्लूरिपोटेंट क्या होता है? प्लूरिपोटेंट एक ऐसा कैपेसिटी होता है सेल का एक से ज़्यादा सेल राइज करने की, मतलब एक से ज़्यादा सेल राइज करने की कैपेसिटी को हम प्लूरिपोटेंट बोलते हैं। इसीलिए प्लूरिपोटेंट यहाँ पे हेमेटोपोएटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी सेल जो जितने भी ब्लड सेल है सारा ब्लड सेल को राइज करने की उसके पास कैपेसिटी हो, टेंडेंसी हो, इसीलिए उसे बोलते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इस प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से क्या क्या राइज होगा? एक तो होगा कॉलोनी, इस फुल फॉर्म को देख लो, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल नहीं, सॉरी, स्प्लीन, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन। और दूसरा हो जाएगा आपका ये लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है ना, इस स्प्लीन से राइज करता है एक तो CFUB, बी रिप्रेजेंट करेगा आपको ब्लास्ट को, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। और ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है इससे वो राइज करेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलो मोनोसाइट। GM का मतलब ग्रेन्युलो, M मतलब मोनोसाइट, और दूसरा यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कार्योसाइट। याद रखना ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट है इससे निकलता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, और यह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट का राइज करता है, इससे एरिथ्रोसाइट बनता है। अगर हम बात करें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलो मोनोसाइट से, इससे तुम्हें एक ग्रेन्युलोसाइट बनेगा, एक मोनोसाइट मिलेगा। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन होता है? न्यूट्रोफिल होता है, यूसिनोफिल होगा और बेसोफिल होगा। अगर मोनोसाइट का बात करें तो मोनोसाइट में मैक्रोसाइट होगा। अगर हम बात करें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कार्योसाइट से बनता है मेगा कार्योसाइट, और मेगा कार्योसाइट से क्या बनता है? प्लेटलेट्स राइज करता है। अगर हम लिम्फोइड स्टेम सेल का बात करें, या लिम्फोइड स्टेम सेल से बनता है एक T लिम्फोसाइट, एक B लिम्फोसाइट। यह जो फ्लो चार्ट है ना, इस फ्लो चार्ट को अपन स्टेप बाय स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में केवल एरिथ्रोसाइट को देखेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या चेंजेज होता है अब अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ये जो अपन बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक क्या है हमारा? एरिथ्रोपोइसिस है। तो एरिथ्रोपोइसिस में ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस की ड्यूरिंग चेंजेज क्या क्या होता है? चेंजेज ड्यूरिंग पोइसिस, ये एरिथ्रोपोइसिस के ड्यूरिंग चेंजेस क्या क्या होता है? सबसे पहले जो सेल का साइज है ना, यह सेल का साइज में डिक्रीज देखने को मिलेगा कंटिन्यूसली, स्टेप बाय स्टेज। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सेल का साइज कम होता जाएगा, पहली इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, जो न्यूक्लियस है ना, जैसे जैसे मैच्योर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे RBC का मैच्योरेशन होते जाएगा, न्यूक्लियस डिसएपियर होते लगेगा। क्या हो जाएगा? जो न्यूक्लियस डिसएपियर हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोलाई भी डिसएपियर हो रहा है। कहीं कहीं आपको न्यूक्लियस भी लिख के देगा, कहीं कहीं न्यूक्लियोलाई भी। समझ लेना कि अगर न्यूक्लियस डिसएपियर हो रहा है तो न्यूक्लियोलाई भी डिसएपियर होगा, मतलब न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई डिसएपियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे मैच्योरेशन की ओर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस बढ़ना लगेगा, मतलब अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होते जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट
तीसरा। और जो चौथा है ना, जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो भी चेंज होते रहता है। मतलब जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज है यह भी तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा, ये भी चेंजेस देखने को मिलेगा। इस चेंजेस को अपन स्टेज में देखेंगे। जैसे अब आता है कि स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस को याद करने का तरीका है, ट्रिक है। कैसे कि कोई एक आदमी है जिसके पास बांसुरी है, हमको पता नहीं है बांसुरी क्या होता है, वो हमको बताता है प्रभाकर बांसुरी में पोड़ होता है। प्रभाकर बांसुरी में रियल में पोड़ होता है, मतलब प्रभाकर बांसुरी में PORE पोड़ होता है। प्रभाकर बोले तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बांसुरी बोले तो बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, और P बोले तो पॉलीक्रोमेटोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट, और O बोले तो ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और R बोले तो रेटिकुलोसाइट, और E बोले तो एरिथ्रोसाइट। ये तो ट्रिक है अपन याद करने की। मतलब क्या बताता है मुझे, प्रभाकर बांसुरी में पोड़ होता है। क्या, प्रभाकर बांसुरी में पोड़ होता है। ये तो ट्रिक है अपन याद करने की। इस स्टेज को अपन इस तरह से याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इस हम तरीका क्या है, अपन ऊपर से नहीं चालू करेंगे, अपन ये स्टेप जो है लास्ट वाला जो एरिथ्रोसाइट स्टेज है यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। ये जो एरिथ्रोसाइट स्टेज है ना, सबसे पहले क्या बोले थे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सेल पूरा छोटा होता जाएगा। मतलब यह सबसे कम होगा 6 से 6.5 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होगा। इस एरिथ्रोपोइसिस का ये जो लास्ट स्टेज है एरिथ्रोसाइट, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 से 7.5 माइक्रोमीटर। अगर बात करें जो एरिथ्रोसाइट क्या है, मैच्योर्ड आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। अगर यह मैच्योर हो गया है ना, इसका मतलब यह न्यूक्लियस तो इसमें नहीं होगा, मतलब यह नॉन न्यूक्लिएटेड है। और दूसरा, आरबीसी में जैसे जैसे नीचे मैच्योर की ओर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट मिलेगा अच्छा खासा। सही बात है। और याद रखना जो मैच्योर्ड आरबीसी में है, जो सेल ऑर्गेनिल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये तुम्हें एब्सेंट देखने को मिलेगा। ये तो इस स्टेज को याद करना। एरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी इसका मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम एब्सेंट होगा। इस स्टेप को अपन फर्स्ट स्टेप से कंपैरिजन करेंगे। इसी एरिथ्रोसाइट जो मैच्योर आरबीसी है, इस एरिथ्रोसाइट का जस्ट रिवर्स होगा आपका फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इमैच्योर आरबीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर आरबीसी अपन बोल सकते हैं। यह जो इमेच्योर आरबीसी है ना, तो इसका पहले क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इस यहाँ पे न्यूक्लियस तुम्हें प्रेजेंट मिलेगा, जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलाई भी तुम्हें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ पे अपन देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन था और यहाँ पे तुम्हें हीमोग्लोबिन एब्सेंट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि साइज कम होते जाएगा। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो मैच्योरिंग जो इमेच्योर आरबीसी बोलेंगे, इसका 14 से लेकर 90 माइक्रोमीटर होगा इसका डायमीटर। जैसे जैसे जाएंगे देखो छोटा होते जाएगा। जो बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, इसका डायमीटर 12 to 70 माइक्रोमीटर होगा। अगर इसका बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस तो तुम्हें प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होगा और हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होगा। तो मतलब एक चीज़ याद रखना, तरीका देखो, बेसोफिल क्या होता है, इसका स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसोफिलिक होता है, जो ब्लू होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन, अगर यह कलर ब्लू है इसका मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है तो यह रेड कलर दिखता है ना, इसका मतलब रेड कलर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है ना। इस तरीका से हम बात कर सकते हैं हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है पोर का पी रिप्रेजेंट करता है पॉलीक्रोमेटोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट को। नाम से पता चल रहा है पोली मतलब हो गया मेनी, क्रोमेटो का मतलब हो गया तुम्हारा कलर, और यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट। याद रखना, ये जो मेनी कलर से
यहाँ पे आया पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गाइटन ये बात बोलता है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस तो यहाँ पे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर सिंथेसिस बोले जो हमें दिखने लग जाए यह पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में होता है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। एक याद रखना, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस जो स्टेनिंग ब्लू पर बेसिक याद रखना, पॉलीक्रोमेटोफिल यहाँ पे क्या देगा, एक से ज़्यादा कलर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का स्टेनिंग प्रॉपर्टी अलग, हीमोग्लोबिन का कलर रेड, इसका मतलब एक से ज़्यादा कलर है। तो इस तरह के बेसिस पे याद करने का तरीका है, यह पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बोल सकते हैं। पॉली मतलब मेनी, क्रोमेटो मतलब कलर, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसे। याद रखना हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, मतलब एक से ज़्यादा कलर होगा ना, एक से ज़्यादा कलर होगा तो इसे हम पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है पोर में ओ आता है, इसका मतलब ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें कितना हो जाएगा पॉलीक्रोमेटोफिल का साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर। देखो सबसे पहले क्या था 14 से 19, 14 to 19, फिर 12 to 17, 12 to 15, ये कम होते जा रहा है। देखो ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें साइज कम हो जाएगा और 10 to 15 हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन जब सिंथेसिस स्टार्ट हो गया अब तो हीमोग्लोबिन बढ़ते जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का लॉस्ट हो जाता है। कैसे न्यूक्लियस का लॉस्ट होगा? न्यूक्लियस का लॉस्ट 3 तरह से होता है। एक होता है पिक्नोटिक डिजेनरेशन, एक होता है कार्डियोलाइसिस, एक होता है कार्डियोरेक्सिस। क्या होता है पिक्नोटिक डिजेनरेशन में? क्या होता है, ये जो PYKNOTIC याद समझ लेना, पिक्नोटिक डिजेनरेशन, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का पहले श्रिंकेज होता है, न्यूक्लियस का श्रिंकेज होगा और कंडेंसेशन होके न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। और दूसरा ये जो कार्डियोलाइसिस है, कार्डियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब स्वेलिंग होके फट जाना, मतलब स्वेलिंग होके खत्म हो जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे ये न्यूक्लियस कार्डियोलाइसिस में जो कार्डियोरेसिस है, कार्डियोरेसिस में क्या होता है कि देखो कार्डियो का मतलब न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है ना, इस क्रोमेटिन का डिजेनरेशन होना लगता है। क्यों? देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना वो न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगता है। जब न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, जो कार्डियो ये जो क्रोमेटिन है वो क्रोमेटिन पूरा सेल में बिखर जाता है, मतलब क्रोमेटिन का भी डिजेनरेशन हो जाएगा। इस तरीका से न्यूक्लियस इसमें भी डिजेनरेट कर जाएगा। अब आता है कि रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट में साइज कितना हो जाएगा और कम हो जाएगा, ये रेटिकुलोसाइट में 7 to 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट जो होता है यह 2 से 3 दिन तक यह बोन मेरो में सोया रहेगा, आराम करेगा। 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक बोन मेरो में आराम करेगा, आराम फरमाएगा। और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद मतलब बोन मेरो लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा इसमें और राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। लेकिन बोन मेरो के बाद 2 से 3 दिन के बाद बोलेगा चलो अब दौरा पे चलते हैं, मतलब यह सर्कुलेशन में आ जाएगा, मतलब यह 24 घंटा सर्कुलेशन करेगा और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की लॉसेस हो जाएगी। इस स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेज है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का साइज सबसे कम 6 to 7.5 माइक्रोमीटर, जिसे हम बोलेंगे मैच्योर्ड आरबीसी। मैच्योर्ड है इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब हीमोग्लोबिन मैच्योर पूरा है तो हीमोग्लोबिन अच्छा खासा प्रेजेंट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम नहीं देखने को मिलेगा। ये तो हमारा एक सबसे प्यारा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिथ्रोपाइसिस। फिर से याद रखना, ट्रिक प्रभाकर बांसुरी में पोर होता है, ये तो बात सही है, बांसुरी में पोर होता है। क्या? प्रभाकर बांसुरी में पोर होता है।